दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 11 दिनों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सत्ता और संत के बीच में तथाकथित संघर्ष जारी था, अब उस पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। यूं कहें कि पूर्ण विराम लगाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरेंडर किसने किया? क्या सरेंडर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने किया या अंततः संत समाज ने ही बीच का रास्ता निकाला? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य की भूमिका में है, उनके और उत्तर प्रदेश में संत समाज से ही आने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता के बीच जिस प्रकार से रस्साकसी चल रही थी, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, अधिकारियों के अंदर भी विभाजन की स्थिति दिखाई दे रही थी और इस्तीफों की झड़ी तक लगने की बातें सामने आ रही थी। उसके बाद की परिस्थितियों में इस विवाद का पटाक्षेप किस तरह से हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग सी परिस्थितियां थी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों पर यदि गौर करें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं यूजीसी विवाद से बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण में शंकराचार्य विवाद से असहज महसूस कर रही थी। दरअसल हुआ यूं था कि शंकराचार्य जब माघ मेले में मौनी अमावस्या की स्नान के लिए पहुंचे, उस वक्त उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद से संत समाज आंदोलित हो गया। संत समाज के आंदोलित होने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता से जुड़े हुए लोग भी दो खेमों में बढ़ते हुए नजर आए। जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हुए दिखाई दिए, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेमा एक दूसरी दिशा में जा रहा था। लेकिन कल यानी 27 जनवरी को जिस प्रकार से आनंद फानन में कुछ कोशिशें हुई और खास करके त्रिवेणी मार्ग वाले धर्म संघ भवन में जिस प्रकार की बैठक हुई, उसमें एक संत जो संत समाज से हैं और स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बताए जाते हैं, वो भी पहुंचे थे और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन के कुछ अधिकारी भी थे। कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, कुछ बिंदुओं पर असहमति बनी, लेकिन सहमति और असहमति के बीच आज सुबह अचानक शंकराचार्य ने माघ मेला परिसर छोड़ दिया। सहमति इस पर बनी, जो प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार से कुछ पॉइंटर्स दिए गए, उसमें मूल मुद्दे ये थे कि जो भी घटनाक्रम हुआ, प्रशासन उस पर खेद प्रकट करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि शंकराचार्य जब चाहे, जब उनकी इच्छा हो, जब अपने रिचुअल्स के लिए, अपने धार्मिक स्नान के लिए वो जाना चाहे, प्रशासन पूरे सम्मान के साथ उनका स्नान कराएगा। ये सारी बातें हुई। लेकिन जिस प्रकार से दैनिक भास्कर के अंग्रेजी संस्करण में जो बातें छपी है, उन बातों पर यदि हम गौर करें तो कुछ और बात निकल कर आ रही है। उसमें से जो दूसरी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि संत समाज ये चाहता था, यानी शंकराचार्य के प्रतिनिधि ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश प्रशासन एक पब्लिक एपोलॉजी, लेकिन एक यूं कहें साधारण भाषा में कहें तो एक सार्वजनिक रूप से माफी चाहता था, लेकिन वो माफी की मांग स्वीकार नहीं की गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि उस माफी के साथ साथ जो घटनाक्रम हुआ है उस पर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा जाए, लेकिन वो सारी बातें कहीं से नहीं हुई है। अंदर खाने कुछ खेल हुआ है और उस खेल के बाद ये दिख रहा है कि शंकराचार्य ने वो जगह छोड़ दी है। अब इसके बाद क्या संत समाज और ज्यादा नई रणनीति के साथ सामने आएगा या भारतीय जनता पार्टी किसी नई रणनीति की कोशिश करेगी? लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने झुकना स्वीकार किया? क्योंकि संत समाज झुकने के लिए तैयार नहीं था। संत समाज झुकने के लिए तैयार इसलिए भी नहीं था क्योंकि माघ मेले के वक्त मौनी अमावस्या के स्नान की परंपरा बहुत पुरानी थी और उस परंपरा के पालन के दरमियान जिस प्रकार से कुछ चीजें हुई, उन चीजों पर यदि आप गौर करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूर्व की भांति आचार व्यवहार नहीं किया। लेकिन क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता समीकरण भी उलझते नजर आ रहे थे? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों पर गौर करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुद्दे से थोड़ा इतर हटकर इसमें एक लाइन जोड़ने की कोशिश करें तो जिस तरह से यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामाजिक स्तर पर परिस्थितियां बनी हुई थी, आज बहुत सारी परिस्थितियों से सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर स्टे लगाकर, उस पर अस्थायी रोक लगाकर
सरकार की नाक कम से कम बचा ली। कई तरह के दूसरे विवादों से तात्कालिक तौर पर राहत प्रदान की, क्योंकि समाज अगड़ा बनाम पिछड़ा पर बढ़ता जा रहा था। और समाज जब भी कमंडल की जगह मंडल वाली लाइन पर बढ़ता जाता है, उसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और चुनावी हिंदुत्व को अपना चुनावी अमोघ अस्त्र बनाकर प्रयोग करने वाली धारा को होता है। जब भी समाज कमंडल की जगह मंडल पर आया, तो 2002 से 2012 तक की परिस्थितियों को यदि उत्तर प्रदेश में देखें, तो साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास तीसरे नंबर की पायदान से ऊपर आने का मौका नहीं था। और अगर 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें, तब तो भारतीय जनता पार्टी वहां चौथे नंबर पर पहुंच गई थी। लेकिन जिस प्रकार से 14 और 17 के दरमियान, 2014 और 2017 के दरमियान एक तरफ गैर यादव पिछड़ों को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और दूसरी तरफ सपा के पाले से खींचकर ठाकुरों को लाने के लिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो सोशल इक्वेशन जिस प्रकार से बनना शुरू हुआ, उसमें ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस करने लगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी बसपा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन 2014 के लोकसभा चुनाव में थामना स्वीकार किया था। अब जो परिस्थितियां बनी हुई थी, एक तरफ उत्तर प्रदेश में कथित ठाकुरवाद की बात, दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों के बीच अखिलेश यादव की पीडीए के नाम पर गोलबंदी, तीसरी तरफ मायावती की पार्टी के लगातार चुनावी प्रदर्शन और चुनावी रूप से कमजोर पड़ते जाने से दलित वर्ग के बीच वापस पुराने घर लौटने, यानी कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन का रुख करने की परिस्थितियां, इन तीनों ने एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार किया जिसने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया, उसके बाद बीजेपी फिर से अपनी पुरानी लाइन पर लौटना चाहती है। लेकिन पुरानी लाइन पर लौटने के दरमियान बीजेपी के अंदर का सत्ता संघर्ष भी बढ़ रहा है। सत्ता संघर्ष किस मायने में? नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी के बाद कौन के रेस में योगी आदित्यनाथ अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहे थे। अब तक अगड़ा बनाम पिछड़ा या दूसरी लाइन पर जो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिशें थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, बजाय इसके कि योगी आदित्यनाथ को उसका राजनीतिक तौर पर नुकसान। क्योंकि योगी आदित्यनाथ संत समाज से आते हैं, योगी आदित्यनाथ की एक अपनी आक्रामक हिंदुत्व वाली छवि है, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर रहे या न रहे, योगी आदित्यनाथ भाजपा के अंदर कम से कम वोट बटोरने वाली ताकत के रूप में अमित शाह से ज्यादा बड़ा चेहरा बन चुके थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे को नीचे लाना, यानी सत्ता से योगी आदित्यनाथ को हटाने के पहले उनके हिंदुत्व वाली आइडेंटिटी को कमजोर करना, एंटी योगी कैंप के लिए बीजेपी में ज्यादा बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा था। और यहां पर चाहे जाने अनजाने में या जानबूझकर जैसे भी शंकराचार्य मामले में चूक हुई हो, कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि नुकसान योगी आदित्यनाथ का हुआ, क्योंकि ब्रांड हिंदुत्व वाले पैरामीटर पर उनकी छवि भी कमजोर पड़ी। ब्रांड हिंदुत्व वाले मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में ही दिखा था कि अगड़ा बनाम पिछड़ा जैसे ही हुआ, उस छवि का मतलब नहीं था। और यूजीसी विवाद ने तो नरेंद्र मोदी की छवि भी कमजोर की। अमित शाह की छवि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी बनाने के मुद्दे पर तो ठीक है, लेकिन जो वोट कैचर की भूमिका थी, वोट बटोरने वाले चेहरे के तौर पर जो भूमिका थी, उसमें अमित शाह योगी आदित्यनाथ से मीलों पीछे दिख रहे थे। लेकिन अब शंकराचार्य विवाद के बाद क्या योगी आदित्यनाथ ब्रांड हिंदुत्व वाली लाइन पर उस तरह की मजबूती दिखा पाएंगे जिस तरह की मजबूती 17, 19 और 22 में दिखी, खासकर 2019 और 22 में? और क्या उस तरह की मजबूती का भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संत समाज एक बात तो साफ दिखा है कि शंकराचार्य वाले मुद्दे पर विभाजित दिखा है, और संत समाज का बहुमत जो कम से कम अभी हम लोगों को दिख रहा है, वो योगी आदित्यनाथ विरोधी कैंप की तरफ दिख रहा है। तो एक तरफ सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के चेहरे को कमजोर करने में कम से कम अमित शाह एंड कंपनी, जो कहा जाता है कि एंटी योगी कैंप है, उसे कामयाबी हासिल हुई है। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ को नागपुर से मिलने वाले समर्थन में भी कमी आने की बात कही जा रही है। कई लोगों से हमने संघ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात करने की कोशिश की। कुछ खुलकर बोलते हैं, कुछ नाम छुपाने के शर्त पर बोलते हैं, और कुछ बोलते नहीं है। लेकिन जो बोलते हैं वो एक बात जरूर कहते हैं कि दत्तात्रेय होसबोले को महत्व देना
संघ को महत्व देना नहीं है। यानी योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी जो नाराजगी है वो उसी तरह से कायम है और योगी आदित्यनाथ की वो छवि बदलने की कोशिशों में कहीं कोई कामयाबी योगी आदित्यनाथ को नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि एंटी योगी कैंप जो बीजेपी के अंदर है उसे जरूर कामयाबी मिली। तो क्या ये माना जाए कि जिस प्रकार से कल यानी 27 जनवरी की शाम आनंद फानंद में बैठक हुई, कुछ अधिकारी पहुंचे, सत्ता के करीबी अधिकारी, संत समाज के प्रतिनिधि पहुंचे और उसके बाद शंकराचार्य ने माघ मेला परिसर छोड़ दिया, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ की तात्कालिक जीत है या फिर तात्कालिक जीत के पहले कोई बड़ी भूमिका बांध दी गई है? थोड़ा इंतजार करना होगा और तब देखना होगा कि आखिर सरेंडर किसने किया है। याद रखिए, सत्ता और संत के बीच जब संघर्ष होता है तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अक्सर इस बात को कहते थे और वो जेपी वाले संदर्भ में जेपी को भी वो संत मानते थे। इंदिरा गांधी वाले संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी इमरजेंसी के पहले कि जब भी सत्ता और संत में संघर्ष की स्थिति होती है तो हमेशा जीत संत की होती है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा उसे सत्ता की ताकत के जरिए हराया नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि दोनों तरफ संत हैं, लेकिन याद रखिए जो संत सत्ता में बैठे हुए हैं वो निश्चित तौर पर सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या संत बनाम संत की लड़ाई इसे माना जाए या सत्ता बनाम संत की लड़ाई माना जाए? और अंततः बीजेपी में कौन सा खेमा फाइनली बाजी मारने में कामयाब हुआ, उस चश्मे से देखा जाए। थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या संगठन के स्तर पर जो उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ और योगी विरोधी कैंप के माने जाने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या उसके बाद अब बीजेपी अगले कदम पर बढ़ने वाली? कई सारे सवालों का जवाब आने वाले कुछ वक्त में मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो शांति दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से शंकराचार्य माघ मेला परिसर से निकल गए हैं, वो अस्थायी यानी टेम्पररी पीस एफर्ट ही जान पड़ता है, अस्थायी शांति ही जान पड़ती है। देखते हैं इसका पटाक्षेप अब किस रूप में होता है, सत्ता में बदलाव के स्तर पर होता है या भारतीय जनता पार्टी की संत समाज को लेकर जो नजरिया है उसमें बदलाव के नजरिए के तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।